दोस्तों नमस्कार। क्या वो दौर था जब आरएसएस की पकड़ जमीन पर होती थी और बीजेपी चुनाव लड़ती थी, संघ की सहमति होती थी, बीजेपी के उम्मीदवार खड़े होते चले जाते थे, संघ जिस पर ठप्पा लगा देता था वह चुनाव जीत जाता था। लेकिन स्थिति बदल चुकी है। दिल्ली में बैठे हुए चाणक्य को लगने लगा है कि चुनाव जीतना अब संघ के बूते के बाहर हो चला है। तो बीजेपी की कमान अभी तक जो भी छत्रप इस दौर में थामे हुए था, कमान उसके हाथ से निकलकर दिल्ली पहुंच गई और संघ के तमाम स्वयंसेवक, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, इन जगहों पर जिले दर जिले, पंचायत दर पंचायत, जिनकी पहुंच और पकड़ राजनीतिक तौर पर मजबूत होती थी और जिनकी सहमति किसी भी उम्मीदवार के साथ जब बन जाती थी तो बरसों बरस तक चलती थी, लेकिन एक झटके में सब कुछ इस चुनाव में चकनाचूर हो चला है। तो क्या संघ नाराज हो गया है? तो क्या दिल्ली में बैठे चाणक्य को यह लगने लगा है कि उसके हिसाब से बिसात बिछेगी तो सब कुछ हाथ में होगा? या फिर बरसों बरस से जो राजनीति अपने तौर पर बीजेपी के नेता जो शाखाओं से निकले, जिन्होंने संघ को संभाला, जिन्होंने अपने तौर पर बीजेपी को राजनीतिक मंत्र दिया, वह सब कोई हाशिए पर चले गए? तो क्या उनके भीतर किसी बात को लेकर गुस्सा है, या एक ऐसी बिसात इस चुनाव में बिछती चली जा रही है जिसमें क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, हर कोई सर्वे पर टिका है? और एक ऐसा सर्वे एक दो ऑर्गेनाइजेशन से नहीं बल्कि एक दर्जन संगठनों से हो रहा है। और सियासी तौर पर जो भी ओबीसी का जिक्र होता था, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब का जिक्र होता था, उन सब से हटकर सबसे ज्यादा टिकट चाहे अनचाहे सवर्णों के पास ही जा रहे हैं, दोनों तरफ से। तो क्या यह बिल्कुल एक राजनीतिक मुद्दे से हटकर उम्मीदवार दर उम्मीदवार कुछ ऐसी बिसात दोनों राज्यों में बिछ रही है जिसमें पुराने पकड़ वाले ऐसे लोग जो मानते और समझते थे कि उनको कोई छू नहीं सकता है, सभी हवा हवाई हो गए हैं? तीन वजह है। पहली वजह यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह 2024 कितना गहरा पानी में उतरना पड़ेगा उसको अभी से मापना उन्होंने शुरू कर दिया। यानी राज्यों की जो पूरी बिसात है बीजेपी के भीतर की, वह लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है और आगे बढ़ाई जा रही है। और 2024 के चुनाव परिणाम भी कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता के जहन में है कि उस वक्त कोई ऐसा नेता ना खड़ा हो जाए जो उनको चुनौती देने की स्थिति में हो। तो बिसात तो राज्यों के चुनाव से बिछानी होगी, तो अब बिछ चुकी है। एक के बाद एक लिस्ट जब आ रही है, उसने तीन बात और पैदा कर दी। लेकिन अगर पहली बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द रखकर राज्यों की बिसात इस दौर में दिल्ली ने बिछाई है, तो दूसरी परिस्थिति है कि संघ की जो पकड़ होती थी, स्वयंसेवक जिस मंत्र का जाप करते थे, अब वो दिल्ली के सामने कोई मायने नहीं रखती है। और तीसरी परिस्थिति है कि मुद्दों का जिक्र ना करें। जनता मुद्दा नहीं देखती है, जनता तो इस बात को देखती है कि किस तरीके से बिल्कुल नए चेहरे के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है और उसके पीछे और आगे एक ही शख्स है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। बीजेपी के भीतर यह हलचल मचाने वाली स्थिति है, खास तौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान के भीतर। राजस्थान के भीतर तकरीबन अभी तक 26 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर कोई नहीं कह सकता है कि बीजेपी के भीतर से ही लोग बागी हो या ना हो, लेकिन बीजेपी को जीतने ना दें, ऐसे रास्ते वो खड़े कर सकते हैं। और खड़े करने की दिशा में कोई दूसरा साथ नहीं देगा बल्कि आरएसएस ही साथ देगा। और मध्य प्रदेश के भीतर तो ऐसी सीटों की तादाद तकरीबन 54 है, 54 है, लगभग दुगनी, जो अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है उसके मद्देनजर। गुटबाजी मत कहिए, विरोध मत कहिए, बागीपन ना कहिए, दरअसल यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें उस बीजेपी को वहां के अपने ही लोग पसंद नहीं कर रहे हैं कि यह बीजेपी तो पहले नहीं थी ऐसी, इस दौर में कैसे बदल गई। तो हमें लगता है कि आज उम्मीदवारों और
अलग अलग क्षेत्रों के लिहाज से, मुद्दों के आश्रय किस सर्वे पर टिका है सब कुछ, उसके जरिए जरा परख लीजिए कि कहीं अपने ही अपनों को डुबो तो नहीं देंगे। और इन सब के बीच जो आग दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश के भीतर, और कांग्रेस की सूची आने से पहले बीजेपी के भीतर का जो धुआं है, यह दोनों बताने के लिए काफी है कि दरअसल माचिस की तीली किसके हाथ में है। यह उस राजनीतिक प्रयोग के हाथ में है जो दिल्ली से चलेगा, या उस राजनीतिक प्रयोग को हाशिए पर ढकेलने के बाद की परिस्थिति है जो विरोध और बागीपन को हवा देगा, या फिर एक तीसरी परिस्थिति है कि ऐसे में तो जो 40% सीट अक्सर बदल जाती थी, जो एक लिहाज से तैरते हुए वोटर होते थे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, वह भी एक झटके में कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल हालात पैदा तो नहीं कर रहे हैं। यह सवाल अगर मध्य प्रदेश में है तो एक सवाल राजस्थान को लेकर कांग्रेस के जादूगर अशोक गहलोत को लेकर भी है। गहलोत दो तरफा चुनाव खेल रहे हैं और माना जा रहा है कि पहले तो उन्हें बीजेपी से भिड़ने से पहले सचिन पायलट से फिर से भिड़ना है, और सचिन पायलट भी जान रहे हैं कि उन्हें भी दो दो हाथ करने ही होंगे। उम्मीदवारों की सूची जब सामने आएगी और उससे पहले जब मीटिंग का दौर जो अब चलना शुरू हुआ है, तो उसके बाद किस उम्मीदवार के साथ उनके लिए खड़े होने की परिस्थिति बनती है, या किसके विरोध में, या फिर वोटर भी शिफ्ट करेगा या नहीं करेगा कांग्रेस के भीतर, इन दो नेताओं को लेकर यह भी बड़ा सवाल हो चला है। तो आइए इस परिस्थिति को इसलिए परखिए क्योंकि जब सोशल इंजीनियरिंग और हिंदुत्व का जिक्र हो रहा है, तो हिंदुत्व जिस अंदाज में कमलनाथ मध्य प्रदेश के भीतर ले उड़े हैं, और तो और रामायण 2 में जो हनुमान थे उनको उतार दिया गया है बुधनी से, यानी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, और धर्म और आस्था और हिंदुत्व का राग जिसे मध्य प्रदेश में अपना लिया कांग्रेस ने, इसकी कल्पना किसी भी हालत में ना बीजेपी ने की थी ना संघ ने की थी। कर्नाटक की हवा मध्य प्रदेश तक पहुंची थी, इसका अंदाजा आरएसएस को भी था, बीजेपी को भी था, लेकिन यह अंदाजा किसी को नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान हो या संघ के स्वयंसेवक हो, हिंदुत्व को लेकर जो तमगा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ उठाएंगे, उसकी रौ में वही हिंदुत्ववादी पार्टी बह जाएगी जो सोच रही थी कि सारे वोट हिंदूवादी उसी के पक्ष में पड़ेंगे। परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, एक एक स्थिति को समझिए। कांग्रेस की जो सीटों का ऐलान होता है 144, बीजेपी 136 सीटों का ऐलान मध्य प्रदेश में कर चुकी है। जो स्वर्ण तबका है यानी जो जनरल कैटेगरी में आता है, उसको 48 सीटें दी बीजेपी ने, 47 सीटें दी कांग्रेस ने, कमोवेश बराबर है। हालांकि कांग्रेस जो है वह तकरीबन 8 सीट ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। तो यहां पर एक सीट जनरल की कम है कांग्रेस के पास। ओबीसी 40 सीट बीजेपी देती है, 39 सीट कांग्रेस देती है। एक सीट यहां भी कम है ओबीसी की तुलना में बीजेपी से। शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासी दोनों 30-30 सीट देते हैं। दलितों की तादाद में 18 सीट बीजेपी देती है, 22 सीट कांग्रेस देती है, 4 सीट दलितों को कांग्रेस ज्यादा दे रही है। लेकिन भरपाई होती है मुस्लिमों के नाम पर। जो 6 मुस्लिमों को टिकट दिया जाता है मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस के जरिए, बीजेपी में वह शून्य रहता है क्योंकि उसको पता है। लेकिन अगर पता है तो फिर अगला सवाल था हिंदुत्व का राग कैसे अलापा जाएगा, कौन अलापेगा। यह एक पहली परिस्थिति बनती है। दूसरी परिस्थिति हमको लगता है राजस्थान की दिशा में चल देना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक दो नहीं दर्जन भर सर्वे करने वाली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बैठी है, जिसको बड़ा संगठन सर्वे कराता है, जिसको बड़ा नेता सर्वे कराता है, जिसको कैंडिडेट अपना सर्वे कराता है, और यह भी कराता है कि किस सीट से किस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है और उस कैंडिडेट को क्या अपने साथ लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है। तो राजस्थान के भीतर जादूगरी चलेगी या सर्वे चलेगा, या तीसरी परिस्थिति पहले एक दूसरे को मात करने की स्थिति में खड़े होंगे, यह बीजेपी सोच रही है। लेकिन जैसे ही राजस्थान के भीतर बीजेपी की लिस्ट आई, उसके बाद से वसुंधरा राजे के गुट के भीतर एक सुगबुगाहट नजर आई। उस सुगबुगाहट का कहना था कि इतने बरसों बरस से क्या हम राजनीति यूं ही कर रहे थे, आप एक झटके में
निशानेबाज राजवर्धन राठौड़ को ले आते हैं, खड़ा कर देते हैं, ऐसे कई नाम हैं। दूसरी परिस्थिति होती है कि जो छत्रप होता है बीजेपी का, उसका तालमेल स्वयंसेवकों के साथ ज्यादा होता है और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर राज्य में सत्ता पाने से लेकर सत्ता पाने के बाद तमाम क्रियाकलाप जो होते हैं, जो प्रकल्प होते हैं आरएसएस को, उसको पूरा कराने की दिशा में दोनों एक साथ बढ़ते हैं। इस दौर में दिल्ली ने सब कुछ हड़प लिया और कहा कि सब कुछ हम ही तय करेंगे। तो उसके बाद सोचिए, इंक्लूसिव माइंड हो, डिजाइन बॉक्स हो, एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स हो, ध्रुव रिसर्च हो, एक्सेस माई इंडिया हो, ऐसे दर्जनों नाम हैं जो कि सर्वे कर रहे हैं। कोई बीजेपी का कर रहा है, कोई कैंडिडेट का कर रहा है, किसी को संगठन करा रहा है, किसी को कोई नेता करा रहा है। यह सारी परिस्थिति अपने तौर पर चल रही है। लेकिन पहली बार बीजेपी के भीतर तीन सवाल और बड़े हो गए हैं। क्या बीजेपी कॉरपोरेट कल्चर से चलेगी? क्या सिर्फ बीजेपी अपनों को देखेगी और जिसके जरिए लोकसभा साधा जा सके इसको देखेगी? और पार्टी की जिम्मेदारी अगर दिल्ली ने ले ली है तो फिर कोई भी नेता पार्टी के लिए काम करेगा या खुद के लिए काम करेगा? यह एक गजब की उलझन आ गई है और इसका असर दिल्ली तक दिखाई देने लगा है। दिल्ली के भीतर भी प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, यहां बैठे जेपी नड्डा हो, बीएल संतोष हो, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे और हर लेवल पर जो मीटिंग बीते 24 घंटों में निकल कर आई, उसने दो ही बातें साफ साफ तौर पर कही। लगता है जैसे बीजेपी का कैडर है ही नहीं। लगता है जैसे हर बड़ा नेता अपने लिए काम कर रहा है। तो पार्टी के लिए कौन काम करेगा? और हमने तो कमल को ही जब चेहरा बना दिया, यानी पार्टी चुनाव चिन्ह को ही जब चेहरा बना दिया, तो फिर ऐसे में कैसे पार्टी जीतेगी? यह चिंता की लकीर बड़ी हो गई। तब सवाल यह आया कि जब पार्टी को और पार्टी को सत्ता तक लाने का जिम्मा दिल्ली में बैठी ताकतों ने ले लिया है, तो फिर पार्टी की चिंता हम क्यों करें? आप ही कीजिए। और हम अपनी राजनीतिक जमीन को पुख्ता क्यों ना करें? और ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा, आपकी स्ट्रेटजी सबसे बड़ी है, तो फिर आप चुनाव जिताइए, हम साथ में क्यों खड़े हों? यानी चुनाव 2023 का नहीं, 2028 तक की राजनीतिक जमीन को कैसे पुख्ता बनाना है, इस दिशा में लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 2024 को लेकर एक संशय की स्थिति क्या आरएसएस कैडर में समा गई है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में समाने लगी है? या उन उम्मीदवारों को जो उम्मीदवार थे लेकिन अब उम्मीदवार नहीं है, या जो आस, जिनकी उम्मीद और आस टूट चुकी है, उनके भीतर यह सवाल है? यकीनी तौर पर यह सवाल है। और शायद यही वो वजह है कि लगातार जो शोर था, कांग्रेस की सूची ने उसको खारिज कर दिया। कमलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ेंगे, प्रतिपक्ष के जो नेता डॉक्टर गोविंद सिंह वह भी लाहौर से लड़ेंगे, अजय सिंह वह भी चुरहुट से लड़ेंगे। सारे दिग्गजों को एक लाइन में टिकट देकर सारे सवाल जवाब एक क्षण में कांग्रेस ने यह कहकर खत्म कर दिए कि हमारे यहां से जिस क्षेत्र में जो दिग्गज है वह मैदान में आकर खड़ा हो जाए, और उसको टिकट दे दिया गया। और शायद इसीलिए 69 एमएलए को अभी तक टिकट दिया जा चुका है 144 उम्मीदवारों के भीतर से। और यह सच यह भी रहा है कि इन सब के बीच पहली बार आकलन इस लिहाज से भी किया गया कि 50 बरस को एक लाइन खींची गई। 50 के नीचे भी 50% रहे, 50 के उम्र के ऊपर भी 50% रहे। यानी उम्र के लिहाज से 50% के नीचे जिन्होंने टिकट पाया उनकी संख्या है 65 अभी, और जो 50 बरस से उम्र से ज़्यादा है उनकी संख्या इस वक्त 71 है। 19 महिलाओं को भी कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। लेकिन कांग्रेस के टिकट के जिक्र का मतलब यहां पर जरूरी है कि बीजेपी के भीतर पहली बार यह सवाल खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस अगर जो 2018 में तीनों राज्यों में चुनाव में जीती थी, जब उसको यह महसूस नहीं हो रहा है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ जाएगी, तो फिर क्या राजस्थान और क्या मध्य प्रदेश और क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी क्यों देख रही है? तो उसका जवाब भी पहली बार आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच से निकल रहा है। वो कह रहे हैं दरअसल ये एंटी इनकम्बेंसी डबल इंजन को लेकर है, दिल्ली में बैठी सत्ता को लेकर है, जो परखना चाहता है कि क्या 2024 तक आते आते कहीं अंधेरा घना तो नहीं हो जाएगा, और अगर घना हो गया तो फिर रोशनी आएगी कहां से? यह सवाल उनके भीतर कहीं ज्यादा गहरा रहा है। इसके बाद का सवाल है, क्या इस दौर में बीजेपी की स्ट्रेटजी मोदी और शाह की तानाशाही के तहत पैदा हो रही है?
आरएसएस और पुराने बीजेपी नेताओं का तालमेल इस स्ट्रेटजी ने डगमगा दिया है। इस दौर में क्या स्वयंसेवक के भीतर भी ये सवाल खड़े हो चले हैं कि अगर अब सत्ता नहीं मिली तो आने वाले वक्त में उनके लिए मुश्किल इसलिए होगी क्योंकि अभी की सत्ता ना मिलने का मतलब है 24 पर असर पड़ना, और 24 पर असर पड़ने का मतलब है कि इस देश के भीतर में समूची जमीन को एक झटके में गंवा देना, क्योंकि इस दौर में कांग्रेस या राहुल गांधी जब संघ की लेबोरेटरी का जिक्र मध्य प्रदेश को लेकर करने से हिचक ना रहे हो, जिस कॉरपोरेट की राजनीति को कांग्रेस पहले अपनाती थी उसको बीजेपी ने हड़प लिया, अब उस कॉरपोरेट की राजनीति को भी राजनीतिक तौर पर सजा देने की स्थिति का जिक्र अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खुले तौर पर यह कहकर करने लगे हों कि जो सत्ता के साथ खड़ा है उसको देखा तो जाएगा इस दौर में उसको क्या क्या लाइसेंस मिल गया। और तीसरी परिस्थिति है जो न्यूनतम राजनीति लेकिन मैक्सिमम सोशलाइजिंग की स्थिति जिन स्वयंसेवकों के साथ होती है उनके भीतर का यह संकट है, उनकी जरूरत नहीं है। बूथ लेवल पर बैठा हुआ कार्यकर्ता डेली वेजेस के तौर पर भी होता है, पैसा दीजिए वो बैठ जाएगा, लेकिन स्वयंसेवक इस दौर में क्या करे, किस रूप में करे। और बड़ी तादाद में जब वसुंधरा का पत्ता कट गया, शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पर ढकेल दिया गया, तो वो तालमेल किससे बैठाए। और यह स्थिति जिले दर जिले संघ के स्वयंसेवकों को लेकर है। तो क्या पहली बार बीजेपी के भीतर एक ऐसी परिस्थिति है कि अपने ही अपनों को ना डुबो दें, या संघ की पुरानी स्ट्रेटजी इस दौर में कोई मायने नहीं रखती है। हमें लगता है इसके लिए 3-4 चीज़ों को जरा समझने की जरूरत है कि जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश को 6 हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे मालवा निमाड़ का इलाका, यहाँ पर 66 सीट है, बीजेपी 33 सीट पर जीती थी, 30 सीट पर कांग्रेस जीती थी, 3 अदर के पास थी। यहां पर लगभग SC ST 33% पॉपुलेशन है। इंदौर इसी में आता है, विजय वर्गीय यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, जीतू पटवारी कांग्रेस के यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल है बीजेपी जिन 33 सीटों पर जीती थी मालवा निमाड़ के इलाके में, वहां पर लगभग 11 सीट यानी 1/3 सीट सीधे सीधे लोगों और बीजेपी और स्वयंसेवकों के भीतर सवाल पैदा करती है। जो महाकौशल का इलाका, यहां पर 38 सीटें आती हैं। कांग्रेस सिर्फ 24 जीती थी, लेकिन उससे भी कम 13 सीट सिर्फ बीजेपी जीत पाई थी यहां पर। और बीजेपी के सामने पहली बार मुश्किल है कि महाकौशल में जहां पर लगभग 38% आदिवासी है, अपर कास्ट 20% है, वहां अपर कास्ट के भीतर भी सेंध कमलनाथ ने हिंदुत्व के राग के साथ जब बना ली है, तो इस इलाके में प्रहलाद पटेल क्या करेंगे जो नरसिंहपुर से खड़े हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते क्या करेंगे जो निवास से खड़े हैं, राकेश सिंह क्या करेंगे जो जबलपुर वेस्ट से खड़े हैं। कमलनाथ का इलाका भी यही है। तो क्या सांसद भी हार सकते हैं? यह सवाल जानना हो तो नरसिंहपुर जाइए और निवास जाइए, जहां से फलक सिंह कुलस्ते खड़े हैं। इन इलाकों के भीतर सवाल अपर कास्ट के भीतर भी है और आदिवासियों के भीतर तो सवाल पहले से है। जब आप मध्य भारत में आते हैं जहां 36 सीटें हैं, यहां पर बीजेपी 36 में से 24 सीट जीती थी। यह भोपाल और नर्मदापुरम का इलाका है। शिवराज सिंह चौहान इसी इलाके में आते हैं। अब आप सोचिए कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि उस हनुमान छवि को उतारा गया है जिस हनुमान छवि को लेकर कर्नाटक में बैन लगा दिया गया था बजरंग दल पर, और हनुमान की छवि लेकर देश भर में बीजेपी आंदोलन करने पर उतारी थी। उल्टा खेल यहां पर कांग्रेस ने आत्मसात कर लिया हनुमान को, और काउंटर किसके? राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। राजनीति किस अंदाज से साधी जाए? एंटी इनकम्बेंसी को बचाने के लिए, नए उम्मीदवारों को खड़ा करने के राजनीतिक प्रयोग के जरिए, मुद्दों के आसरे, या फिर जो सिंबॉलिज्म होता है चाहे वो ओबीसी का हो या जातीय तौर पर जो सोशल इंजीनियरिंग होती है उसका हो या धर्म के आसरे हो। इन तीनों परिस्थिति में क्यों नहीं एक झटके में बीजेपी, आरएसएस और दिल्ली के नेताओं के 3 राह नजर आने लगे? और अगर नजर आने लगे तो तीनों में सहमति कैसे होगी? कहा जा रहा है कि अब कमेटी बनाइए, सबको मनाने निकल पड़िए, लेकिन जिनको मनाने का भार सौंपा जा रहा है अगर वही दुखी हैं तो आप क्या करेंगे? और यह स्थिति ग्वालियर चंबल के इलाके में बाखूबी उभरती है। 34 सीट
शुरू शुरू में जब आए थे, जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने लोगों को लेकर शिफ्ट नहीं हुए थे बीजेपी में, उस दौर में आइएगा तो लगभग 50-50% सीट, 16 सीट कांग्रेस ने जीती, 17 सीट बीजेपी ने जीती। ये इसीलिए यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर को भेजा गया, आप दामनी से चुनाव लड़िए। दिग्विजय सिंह का भी इलाका है, बेटा जयवर्धन सिंह राघवगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी संभालना है, लेकिन इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं नहीं है। सीधे कहें, इस चुनाव में सिंधिया परिवार कहीं नहीं है। और जब वो परिवार कहीं नहीं है तो किस राजनीति को कौन साधेगा और किसकी टांग कौन खींचेगा और अपनों को लेकर अपना कौन हावी होगा, अब ये बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। विंध्य के इलाके की 30 सीट, जिसको बघेलखंड भी कहा जाता है, बीजेपी 30 में से 24 जीती थी, कांग्रेस सिर्फ 6 जीत पाई थी। यहां पर सबसे बड़ी मुश्किल यह हो गई है कि क्या उन सीटों को बचाया जा सकता है, क्योंकि इस इलाके के भीतर आरएसएस की पहुंच पकड़ बहुत ज्यादा है। और बुंदेलखंड का इलाका इसलिए क्योंकि यह उत्तर प्रदेश से भी लगता है, और इस इलाके के भीतर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का भी कुछ प्रभाव कुछ अलग अलग जगहों पर है। एससी एसटी ओबीसी लगभग 60% है, और इन 26 सीटों में से बीजेपी 17 सीट जीत पाई थी, लेकिन 9 सीटों को लेकर मुश्किल हालात हैं उम्मीदवारों के ऐलान के साथ की परिस्थिति, और जिनको उम्मीदवार 3 सीटों पर ऐलान किया जाना है उसको लेकर अब क्या होगा। सवाल है कि ये आग जो है धीरे धीरे राजस्थान में धुएं की तरफ अभी तब्दील हो रही है। इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि कांग्रेस के भीतर का जो अपना शोर है, जिसको पहले अपने आप से लड़ना है, वह कहीं राहत दिल्ली को यह कहकर दे रही है कि इंतजार कीजिए, इनकी आपस में बड़ी लड़ाई होगी और उसके बाद हमें लाभ होगा। लेकिन सवाल तो वसुंधरा राजे सिंधिया का है, सवाल तो उनके अपने लोगों का है, सवाल है वसुंधरा राजे सिंधिया का आरएसएस के साथ निकटता को लेकर है। सवाल है कि जो स्वयंसेवक है वह मोदी से ज्यादा वसुंधरा राजे के करीब खुद को खड़ा मान रहा है, लेकिन स्ट्रेटजी दिल्ली में बन रही है। और इस प्रक्रिया के भीतर एक एक चीज को अगर देखते समझ जाइएगा तो खास तौर से उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जालौर, इन तमाम जीतों पर कैसे होगी जीत। जो सीट इससे पहले जीते भी थे वहां कितनी मुश्किल होने वाली है, यह वहां की पहली परिस्थिति है। और जहां कमजोर थे, नहीं जीते, वहां सांसदों को उतार दिया, लेकिन उनके सामने भी मुश्किल इसलिए आ खड़ पड़ी है क्योंकि जो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है राजस्थान के भीतर में, 40% हर बार चुनाव हार जाते हैं लोग और दूसरी पार्टी को 40% जीत मिल जाती है। इस बार कांग्रेस इधर भी है और उधर भी है, यानी विरोध में सचिन पायलट हैं और सत्ता में गहलोत हैं, टक्कर इन दोनों के बीच हो गई। ऐसी परिस्थिति कांग्रेस ने बना दी जिसका घाटा बीजेपी को हो रहा है कि बीजेपी खड़ी कहां पर है। और बीजेपी अगर दोनों जगहों पर नहीं है, विरोध करते हुए भी नजर नहीं आ रही है। पेपर लीक का मामला, जिसको ईडी छापा मार रही है, मामला उठाया सचिन पायलट ने, लेकिन बीजेपी इसको लेकर उड़ना चाहती थी, उड़ नहीं पाई। जैसे कमलनाथ हिंदुत्व को लेकर मध्य प्रदेश में उड़ गए। यह एक नई परिस्थिति राजस्थान की राजनीति में है कि कांग्रेस को अपने आप से लड़ना है, और उस चुनाव में अगर वो जीत गई, जो उम्मीदवारों का चयन अब निकलकर सामने आने वाला है, और सचिन पायलट और गहलोत के भीतर सहमति आखिरी दम तक बन गई, अपने अपने उम्मीदवारों को ले सके, लेकिन आप बताइए कि आप कम से कम 60% उम्मीदवारों को जिता देंगे, तब इनका कहना बहुत साफ है कि हम 120 पार कर जाएंगे। लेकिन इस पूरी बहस में बीजेपी एक झटके में गायब हो गई। अब वहां पर मोदी का चेहरा कितना संभालेगा, चाणक्य की रणनीति वहां पर कैसे संभालेगी बीजेपी को, ये सारे सवाल इस तरीके से आकर खड़े हो गए हैं कि पहली बार लग रहा है कि एक तरफ संघ खड़ा है, दूसरी तरफ चाणक्य खड़ा है। एक तरफ स्वयंसेवक खड़ा है, दूसरी तरफ बूथ मैनेजमेंट करने वाला खड़ा है। एक तरफ कांग्रेस खड़ी है और दूसरी तरफ बीजेपी उसकी बहस में शामिल नहीं है। और बीजेपी के भीतर का बहस अपने आप की लड़ाई को लेकर और अपने आने वाले भविष्य की राजनीति को बचाने को लेकर बड़ा हो चला है। सियासत के इस मझधार में इस दोनों राज्य में आग भी होगा, धुआं भी होगा, पानी लेकर कोई नहीं आएगा, ऐसी राजनीति इन दो राज्यों में छिड़ पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।